एजेंसीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में 4 एजेंसी सेटअप की, सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस और जुडिशरी। टुडे वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट दीज agencies of administration, in which first is the civil service. The credit for starting the Indian Civil Services ICS in 1793 goes to Lord Cornwallis. सबसे पहले हमारे देश में जो इंडियन सिविल सर्विसेज ICS जो स्टार्ट हुई वो 1793 के अंदर हुई और इसका श्रेय जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। आपने सुनी होगी ना, एक IAS होता है, एक ICS होता है। IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, एक ICS इंडियन सिविल सर्विसेज होता है। सिविल सर्विस वाज कॉल्ड द स्टील फ्रेम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। सिविल सर्विस को स्टील फ्रेम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, स्टील का मतलब क्या होता है? मजबूत। यहाँ पे स्टील का मतलब क्या हो गया? मजबूत। एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, सॉरी मजबूत फ्रेम कहा जाता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की। किसको? सिविल सर्विस को। क्यों कहा जाता है? आंसर इसका सामने है, बिकॉज द होल एडमिनिस्ट्रेशन वाज रन बाय इट। जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, जितनी भी फर्दर एजेंसीज होती हैं, चाहे वो आर्मी हो, पुलिस हो, जुडिशरी हो, सब सिविल सर्विसेज के अंडर आती है। लॉर्ड कॉर्नवालिस सेपरेटेड द कमर्शियल एंड रेवेन्यू ब्रांचेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया? आपको पता था कंपनी का मेन मोटो था कॉमर्स, व्यापार करना। उसके बाद में वो रिवेन्यू के ऊपर आ गई, रिवेन्यू कलेक्शन पे आ गई। और अभी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया? कमर्शियल और रिवेन्यू ब्रांचेज जो थी उसको अलग कर दिया। किससे? एडमिनिस्ट्रेशन से। ही इंट्रोड्यूस्ड स्ट्रिक्ट रेगुलेशन फॉर द ऑफिशियल्स, रेज्ड देयर सैलरी एंड मेड सीनियरिटी द बेसिस ऑफ प्रमोशन। उसने बहुत सारे बदलाव किए। ऑफिशियल्स जो थी उनके लिए काफी स्ट्रिक्ट रूल बना दिए गए, सैलरी उनकी बढ़ाई गई और सीनियरिटी, प्रमोशंस देकर के सीनियरिटी भी बढ़ाई गई। His regulation are called Cornwallis Code। जो उसने रेगुलेशन सेटअप किए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो सेटअप किए, उसे कॉर्नवालिस कोड कहा जाता है। The system of recruitment of young officers by the directors of the company was replaced by a written examination in 1853। अब ये भी देखा गया कि पहले क्या थे, जो सिविल जो ऑफिसर्स, यंग ऑफिसर्स जो रिक्रूट किए जाते थे, भर्ती किए जाते थे कंपनी में, वो कंपनी के ऑफिशियल्स करते थे। वहां बहुत बड़ी धांधली चलती थी, वो बदले में पैसे वैसे भी लेते थे। इसने 1853 के अंदर इस ऐसे रिक्रूटमेंट के लिए रिटन एग्जामिनेशन रख दी। रिटन टेस्ट जो पास हो रहा है, जो मेरिट ले बना रहा है, उसका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फोर्ट विलियम कॉलेज वाज सेट अप एट कलकत्ता टू ट्रेन यंग सिविल सर्वेंट्स। और नए भर्ती हुए सिविल जो सर्विसेज के जो रिक्रूटर थे, उनको ट्रेनिंग के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में सेटअप किया गया। ऑल दीज स्टेप्स अट्रैक्टेड ए लार्ज नंबर ऑफ यंग मैन टुवर्ड सिविल सर्विसेज। अब क्या हुआ? एक तो सबके लिए रास्ता खुल गया सिविल सर्विसेज के लिए। पहले कंपनी ऑफिशियल्स के हाथ में था कि वो सिलेक्शन करें ना करें। अब टेस्ट होने की वजह से सबके लिए रास्ता खुल गया। इन सब को देखते हुए एक बहुत बड़ी जो भीड़ थी वो सिविल सर्विसेज की तरफ अट्रैक्ट हुई। लेकिन यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक भेदभाव किया। क्या किया? हाउएवर, फिर भी लॉर्ड कॉर्नवालिस अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ एक्सक्लूडिंग इंडियंस फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक पॉलिसी अपनाई। क्या? भारतीयों को एडमिनिस्ट्रेशन से, शाही नौकरशाही से दूर रखना, अलग करना। वो छोटी नौकरियां कर सकते थे, सबॉर्डिनेट नौकरियां कर सकते थे, लेकिन जहां एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है वहां भारतीयों को अलाउ नहीं किया जाता था। क्यों?
एज क्योंकि ही बिलीव्ड दैट, वो मानता था कि एवरी नेटिव ऑफ हिंदुस्तान, भारत का हर एक नागरिक वाज करप्ट, क्या था? करप्ट था, बेईमान था। हेंस इसलिए इंडियंस वर नॉट अलाउड टू इवन compete फॉर हायर पोस्ट, इसलिए भारतीयों को ऊंची पोस्ट के लिए कंपटीशन एग्जाम में बैठना भी अलाउ नहीं था। वो सिर्फ नीचे की पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते थे, जैसे क्लरिकल पोस्ट हो गई, फोर्थ ग्रेड पोस्ट हो गई, इन सब के लिए। ओनली सबॉर्डिनेट पोजीशंस वर ओपन फॉर देम, केवल सबॉर्डिनेट जो जॉब्स थी नीचे की वो ही उनके लिए थी। ऑल पोस्ट कैरिंग मोर देन द एनुअल सैलरी ऑफ 500 यूरो वर रिजर्व्ड फॉर इंग्लिशमैन, ये यूरो का साइन है ये। जितनी भी पोस्टें जिनकी सालाना सैलरी 500 यूरो से ऊपर थी वो केवल और केवल अंग्रेजों के लिए थी, और इससे नीचे की जो पोस्ट थी वो इंडियंस उसके लिए अलाउ कर सकते थे, अप्लाई कर सकते थे। ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं दोबारा से। सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ICS 1793 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। उसने क्या किया, नए रेगुलेशन सेटअप किए, और उन रेगुलेशंस को कहा जाता है कॉर्नवालिस कोड कहा जाता है। उन्होंने क्या किया, कंपनी ऑफिशियल जो थे उनके लिए स्ट्रिक्ट रूल बनाए, उनकी सैलरी बढ़ाई और प्रमोशंस सेटअप किए। जितने भी नए जो ICS भर्ती किए जाते थे पहले कंपनी ऑफिशियल्स किया करते थे, अब पहली बार 1853 के अंदर रिटर्न एग्जाम के थ्रू उनका रिक्रूटमेंट होने लगा, और उनकी ट्रेनिंग के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज कैलकाटा में सेटअप किया गया। लेकिन भारतीयों के लिए इसने अलग से पॉलिसी, एक्सक्लूडिंग पॉलिसी जो है वो रखी, उनको एडमिनिस्ट्रेशन से दूर रखा, क्योंकि वो मानता था कि प्रत्येक हिंदुस्तानी क्या है, बेईमान है, और केवल सबॉर्डिनेट जो पोस्ट थी उनके लिए वो अप्लाई कर सकते थे। एनुअल सैलरी 500 यूरो से ज्यादा है, उसके लिए केवल और केवल ब्रिटिश लोग जो थे वो ही एप्लीकेबल थे, इंडियंस नहीं थे। एडमिनिस्ट्रेशन वाज स्ट्रीमलाइंड and to make it more efficient, territories were divided into districts which were the basic unit of administration। इतना बड़ा टेरिटरीज को कोई एक आदमी, एक गवर्नर या गवर्नर जनरल उसको सही संभाल सकता, उसका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देख सकता, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रीमलाइंड किया गया, इसलिए में सिंगल फ्लो के अंदर किया गया, और इसे ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए उनकी जो टेरिटरीज थी उनको आगे डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया। पहले उन्होंने इसको किसमें बांटा था, प्रेसिडेंसीज के अंदर बांटा था, उस प्रेसिडेंसीज को बाद में डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया, और डिस्ट्रिक्ट जो थे वो बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थे। डिस्ट्रिक्ट, जिला, डिस्ट्रिक्ट जो था वहां पे मतलब मेन जो काम थे वो डिस्ट्रिक्ट में हुआ करते थे उस एरिया के। ईच डिस्ट्रिक्ट हैज द फॉलोइंग 3 मेन ऑफिशियल्स, वहां पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज ऑफिसर्स बैठा करते थे। 3 मेन ऑफिशियल्स कौन कौन थे, सबसे पहले कलेक्टर। कलेक्टर सुपरवाइज रेवेन्यू कलेक्शन बिसाइड्स द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट का ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा कलेक्टर जो था वो रेवेन्यू कलेक्शन, टैक्स की वसूली भी किया करता था। ही वाज द प्रिंसिपल फिगर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट। भारतीय डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ी जो एक डिस्ट्रिक्ट, एक जिला जो है उसके अंदर सबसे बड़ी पोस्ट जो होती थी, हेड जो होता था उसका, वो कौन होता था, कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और आज भी है, आज भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर DC जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट का क्या होता है, हेड होता है, इज द हेड पर्सन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज इन द डिस्ट्रिक्ट। Each office was called collectorate, which now became the new center of power and patronage and steadily replaced previous holders of authority। उसका जो ऑफिस था उसे कलेक्ट्रेट कहा जाता था, कलेक्ट्रेट आज भी कलेक्ट्रेट कहा जाता है, विच नाउ बिकेम द न्यू सेंटर ऑफ पावर। वो अब नई पावर बन गया था। अब ऑफिशियल जो थे अपने अपनी ढपली, अपना अपना राग नहीं कर सकते थे,
सारी पावर कलेक्टर के पास थी, ठीक है। इसने क्या किया, पिछली जो भी अथॉरिटी थी उनको बदल दिया। दूसरा आता है आपका मजिस्ट्रेट, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। कलेक्टर क्या हो गया, रिवेन्यू कलेक्शन के लिए काम करता था, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप देखता था। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कौन होता था, मजिस्ट्रेट, जो आज भी होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम, ठीक है। ये पुलिस का हेड होता है, सारी पुलिस इसके अंडर होती है डिस्ट्रिक्ट की। जज वाज इंचार्ज ऑफ जस्टिस, जो आपकी कोर्ट्स होती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कोर्ट जो होती है उसका जज जो होता था वो क्या था, इंचार्ज ऑफ जस्टिस। उसके नीचे छोटे जज और वकील बैठा करते थे। तो यहाँ पे 3 बॉडी आ गई। बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 मेन पावर हो गई, एक कलेक्टर हो गया, एक मजिस्ट्रेट हो गया और एक क्या हो गया, जज हो गया। कलेक्टर का काम था आपका रिवेन्यू कलेक्शन का और ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन का देखने का। दूसरा हो गया मजिस्ट्रेट का, जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे। और तीसरा जज, जो क्या थे, इंचार्ज ऑफ जस्टिस हुआ करते थे। तो ये था आपका सिविल सर्विसेज का सेटअप। बताओ समझ में आया कि नहीं आया।